नमस्कार। मैं नाड़ी वैद्य डॉक्टर सलोनी यादव आप सभी का स्वागत करती हूँ नाड़ी परीक्षा वर्कशॉप की इस ऑनलाइन सीरीज़ में। आज हम इस सीरीज़ का पूरी हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है ऑनलाइन प्रोग्राम आयुर्वेदिक बेसिक आयुर्वेदा का, इसका लास्ट चैप्टर से हम डील करेंगे। लास्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे, अध्याय 7 जो है। तो इसको शुरू करने से पहले हम भगवान धन्वंतरी जी का ध्यान करते हैं। तो कृपया आप सभी अपनी आंखें जो बंद कर हाथ जोड़ मेरे साथ भगवान धन्वंतरी जी का ध्यान करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय धन्वंतरे अमृत कलश हस्ताय सर्वमय विनाशाय त्रैलोक्यनाथाय श्री महाविष्णुवे नमः। तो आइए आज का अध्याय हम शुरू करते हैं। इसी के साथ अध्याय 7, जिसमें आज हम बात करेंगे प्रकृति विकृति एंड डायग्नोसिस, यानी कि निदान कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम एक डिटेल डिस्कशन करेंगे। प्रकृति विकृति की हम जस्ट टेक्स्ट डिस्कशन करेंगे। प्रकृति विकृति को जब हम नाड़ी परीक्षा वर्कशॉप, जब ऑनलाइन सेगमेंट है, जब आप यहाँ ऑफलाइन सेगमेंट जो है जहाँ आप हमारे यहाँ आएंगे, करनाल पहुँचेंगे, तो वहाँ पर भी हम डिस्कस करेंगे। अभी शॉर्ट में इसको हम डील करेंगे ताकि ओवरव्यू मिल जाए आपको कि प्रकृति विकृति है क्या, बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझ पाएँ कि प्रकृति और विकृति से हम क्या समझते हैं। तो फर्स्ट हम प्रकृति को डील करेंगे। प्रकृति दरअसल क्या है, संयोग के समय शुक्राणु तथा अंडाणु में जो दोष प्रबल होते हैं उन्हीं के अनुसार शिशु की गर्भ में प्रकृति बनती है। जब एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, जब हमारा एग और जो स्पर्म है, मेल काउंटर पार्ट से जो स्पर्म आ रहा है एंड फीमेल काउंटर पार्ट से जो एग है, उनका जब संयोग होता है, फर्टिलाइजेशन होती है, एम्ब्रियो बनता है, उस टाइम पर देखिए जो फीमेल से जो एग आ रहा है, जो अंडाणु आ रहा है, उसमें भी दोषों का एक संगठन, एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है। एंड जो मेल काउंटर पार्ट से आ रहा है, जो स्पर्म आ रहा है, उसमें भी जो शुक्राणु है उसमें भी एक दोषिक कॉन्स्टिट्यूशन, एक दोषों का एक संगठन एक निश्चित मात्रा में, एक निश्चित कॉम्पोजिशन में प्रेजेंट होता है। तो ये हम कह सकते हैं, जैसे मॉडर्न में हम बात करते हैं डीएनए के बारे में, जो जीन्स, जो जेनेटिक्स हमारा कंडक्ट करता है फ्रॉम पेरेंट्स टू चाइल्ड, पेरेंट्स से बच्चों में जो जीन्स जाते हैं, जो जेनेटिक्स जाता है, जैसे डीएनए उसको डील करता है, डीएनए उसको एक तरह से उसको कंडक्ट करता है एंड उसको सारा उसी के ऊपर होता है कि क्या आगे सब चीज़ें बनेंगी, कैसे फीचर्स होंगे, कैसे एक्सटर्नल फीचर्स होंगे, कैसे बाह्य हमारे कैरेक्टर्स होंगे, कैसे अंदर की सब कैरेक्टर और सारे ऑर्गन्स कैसे बनेंगे, सारे फीचर्स कैसे रहेंगे। वैसे ही आयुर्वेद में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम बात करते हैं दोषों के बारे में। जो दोषिक कॉम्पोजिशन होता है, जो पेरेंट्स से हमारे पास आता है, वो हमारी बॉडी को, चाहे वो एक्सटर्नल फीचर्स हैं चाहे वो इंटरनल फीचर्स हैं, सबको डिटरमाइन करता है। तो जब हम संयोग के समय जो भी मान लीजिए अंडाणु और शुक्राणु में दोषिक कॉम्पोजिशन आया, फर्टिलाइजेशन के टाइम पे उन दोनों के मिलने से, उन दोनों के संयोग से जो न्यू कॉम्पोजिशन तैयार हुआ, जो एक नया दोषों का बैलेंस तैयार हुआ है, उसको हम प्रकृति कहते हैं। गर्भ की यानी शिशु की प्रकृति कहते हैं। प्रकृति शारीरिक तथा मानसिक स्तर पर दोषों के संगठन को कहते हैं। देखिए, शारीरिक दोष हो चाहे मानसिक दोष हो, दोनों के ही लेवल पर जो दोषों का संगठन होता है उसको हम प्रकृति कहते हैं। यह प्रकृति आजन्म बनी रहती है। देखिए, क्योंकि ये एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन डिसाइड हो चुकी है, इट कांट बी चेंज, ये बदली नहीं जा सकती, ये हमेशा सेम रहती है। तो जो प्रकृति हमारी बन चुकी है, चाहे कुछ मर्जी हो जाए, लाइफ लॉन्ग वो सेम ही रहेगी। शुक्र तथा शोणित की प्रकृति, काल तथा गर्भाशय की प्रकृति, माता की आहार विहार की प्रकृति पर गर्भ शरीर की प्रकृति निर्भर होती है। देखिए क्या है,
वो तो जो हमारा शुक्र शोणित के संयोग से जो हमारे दोषों का कॉम्पोजिशन तैयार हुआ वो तो एक बात हो गई, बट जहाँ पर वो कॉम्पोजिशन, जो फर्टिलाइजेशन है, जो संयोग है जहाँ हो रहा है, उसके आसपास के एनवायरनमेंट का भी, उसके आसपास की सब फैक्टर्स का भी उस पर फर्क आता है, उस पर इफेक्ट आता है, उस पर असर पड़ता है। जैसे काल, क्या काल था, क्या समय था जब वो फर्टिलाइजेशन हुआ, जब संयोग हुआ, जब एम्ब्रियो बना, शिशु बना। गर्भाशय की, जो वहाँ पे लैंड, एक तरह से जो एरिया है, गर्भाशय है, जहाँ पे ये सब कुछ हो रहा है, वहाँ के दोषों का क्या बैलेंस है। माता के आहार विहार, माता जो है किस प्रकार का आहार विहार ले रही है, जिससे उनके शरीर का जो भी दोषिक इम्बैलेंस है वो क्रिएट हो रहा है, वो सारा कुछ भी, उस पर भी प्रकृति जो है निर्भर करती है। ये प्रकृतियां जिन एक अथवा अधिक प्रबल दोषों से संयोग करती हैं, उन्हीं दोषों से गर्भ गर्भ भी अनुभव हो जाता है। जो दोष, इन सब फैक्टर्स जो हमने डिस्कस करे अभी, शुक्र तथा शोणित की प्रकृति, काल तथा गर्भाशय की प्रकृति, माता के आहार विहार की प्रकृति, इन सब के बेसिस पर जो दोष, वात पित्त या कफ, जो दोष सबसे ज्यादा प्रिडोमिनेंट होगा, सबसे ज्यादा प्रबल होगा, सबसे अधिक मात्रा में होगा, वो गर्भ में भी जो शिशु है उसके बॉडी के अंदर भी, उसके जेनेटिक्स के अंदर भी वो सबसे प्रबल होगा। जो उससे लीस्ट, उससे कम होगा, वो उसमें भी वैसे ही हमको शो होगा। तो इन चीजों का डायरेक्ट इफेक्ट शिशु की प्रकृति पर आता है। पृथक पृथक दोषों के अनुसार 3 प्रकार की प्रकृतियां होती हैं। देखिए, अगर हम सिंगल सिंगल बात करेंगे तो 3 दोष हैं, तो 3 तरह की प्रकृति हुई, वात पित्त और कफ। अब क्या होता है कि कभी कभार देखिए, जैसे हम, क्योंकि यहाँ पे संयोग हो रहा है, कॉम्बिनेशन क्रिएट हो रहा है दोषों का, तो इसीलिए कभी कभी हो सकता है ये 2 दोष ज्यादा अमाउंट में एकदम एक साथ वहाँ पे शो हो, एक रिफ्लेक्ट करें एक अपने आप को। तो वात पित्त प्रकृति भी हो सकती है, वात कफ प्रकृति भी हो सकती है, और पित्त कफ प्रकृति भी हो सकती है। ये आपस में 3 कॉम्बिनेशन और क्रिएट होते हैं। पहले 3 बात करी सिंगल सिंगल दोषों से, वात पित्त और कफ, वात पित्त, वात कफ और पित्त कफ, ये तीन तरह के और हो गए, टोटल 6 हो गए। और इसके बाद एक आती है सम प्रकृति, यानी सम वात पित्त कफ प्रकृति, जिसमें तीनों दोषों का बिल्कुल एक समान बैलेंस है, इक्वल अमाउंट में, इक्वल कॉम्पोजिशन में ये प्रेजेंट है। सम प्रकृति श्रेष्ठ होती है, ये बेस्ट मानी गई है। इस प्रकृति की हम आगे डिस्कशन करेंगे क्या क्या लक्षण होते हैं, बट ये सबसे बेस्ट होती है। फिजिकली भी, मेंटली भी ये लोग सबसे ज़्यादा स्वस्थ रहते हैं। इसके अतिरिक्त कफ प्रकृति उत्तम होती है, पित्त प्रकृति मध्यम तथा वात प्रकृति को हीन कहा गया है। देखिए, किसी की प्रकृति वात है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंसान अच्छा नहीं है। इट इज़ जस्ट दैट कि क्या होता है कि वात प्रकृति, या ये जो हम बात कर रहे हैं पित्त प्रकृति, कफ प्रकृति, इनकी हम इन टर्म्स में बात करते हैं कि बॉडी स्ट्रक्चर वाइज कफ प्रकृति के लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, इनकी इम्यूनिटी अच्छी होती है, थोड़ा मेंटली ये ज़्यादा स्टेबल रहते हैं, स्ट्रेस इतना जल्दी इनको होता नहीं है, तो इसीलिए ये बेस्ट मानी गई है। पित्त प्रकृति वाले लोग मीडियम रहते हैं, थोड़ा स्ट्रेस भी ले लेंगे, थोड़ा अपना जजमेंटल है, थोड़ा लॉजिकल माइंड है, तो बैलेंस भी क्रिएट रहता है, इतनी जल्दी बीमारियां नहीं पकड़ते हैं, मीडियम रहते हैं। बट वात प्रकृति वालों में सब कुछ जल्दी इफेक्ट करता है, तो वो इस वजह से हीन कहा गया है। ऐसा नहीं है कि वो लोग बुरे हैं, बट जस्ट वो उनके जो कैरेक्टर्स हैं, जो एनवायरनमेंट है, उन पर जल्दी असर डाल देता है। तो अब हम बात करेंगे वात प्रकृति पुरुष के लक्षणों के बारे में। देखिए, क्या है कि जो ये जैसे वात प्रकृति हुए या पित्त प्रकृति पुरुष हुए, जो अलग अलग दोषों के अनुसार अलग अलग प्रकृतियां हैं, वो मेंटल और फिजिकल मेकअप, मेंटल और फिजिकल, मानसिक और शारीरिक कैरेक्टरिस्टिक्स, लक्षण दिखाते हैं कि किस तरह से इंसान बाय बर्थ बना हुआ है, किस तरह से उसके दोषों के कॉम्पोजिशन हैं, और उस अकॉर्डिंग उसके कैरेक्टर्स प्रेजेंट हैं। तो वात प्रकृति पुरुष के जो लक्षण होते हैं वो किस तरह से फिजिकली और मेंटली होते हैं, ये हमको वात प्रकृति पुरुष के लक्षणों में देखने को मिलेगा। देखिए, वात प्रकृति पुरुष जो होते हैं वो अल्पकेशयुक्त होंगे, कृश होंगे तथा रूख शरीर वाले होंगे। अल्पकेश होंगे, बाल कम होंगे उनके शरीर पर, कृश पतले दुबले स्लीक स्लिम बॉडी स्ट्रक्चर के होंगे, रूख शरीर वाले होंगे। जो उनका शरीर होगा ओवरऑल ड्राइनेस लिए हुए होगा। वे वाचाल तथा चपल होंगे, ज़्यादा बोलने वाले, एक्टिव बोलने वाले, बहुत ज़्यादा चपल, एक्टिव, क्विक एक्शंस वाले होते हैं।
इनकी आकृति लंबी होती है, बॉडी स्ट्रक्चर लंबाई में होता है। शरीर पर कंडराएं और शिराएं उभरी हुई होती हैं। जो लिगामेंट्स हैं, सिराएं हैं, वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स बहुत प्रोमिनेंट, बहुत उभरी हुई इनके शरीर पर नज़र आती हैं। रिब केज भी, जो हमारी रिब्स हैं, हड्डियाँ, वो भी इनमें बहुत ज़्यादा उभरी हुई प्रोमिनेंटली नज़र आती हैं। त्वचा रूक्ष फटी हुई होती है, ड्राइनेस होती है। दाढ़ी, मूछ, केश, रोम, दांत, सब नख सभी रूक्ष होते हैं। स्वर जर्जर होता है, खरखरी आवाज़ होती है। यह व्यक्ति तेजी से चलते हैं, चलते समय संधियों में शब्द होता है। चलते समय भी इनकी हड्डियों में से, जोड़ों में से आवाज़ आती है, क्रैकिंग साउंड आती है। ये नेचुरली नॉर्मली देखिए उनमें प्रेजेंट होता है, ऐसा नहीं किसी रोग के कारण है, बट नॉर्मली उनमें प्रेजेंट होता है। ऐसा व्यक्ति शीत सहन नहीं कर पाता है, ठंड उन्हें सहन नहीं होती है, शीत उन्हें सहन नहीं होती है, क्योंकि देखिए शीत जैसे है वो वात का अपना कैरेक्टर है, अपना भी उसका एक नॉर्मल कैरेक्टर है, तो ठंड इनको बिल्कुल सहन नहीं होती है। अल्प भोजन करते हैं ये, अम्ल तथा लवण रसों की इच्छा रखते हैं। वात प्रकृति में व्यक्ति कार्य में शीघ्र प्रवृत्त हो जाने वाले, बहुत जल्दी किसी कार्य में मोटिवेट हो जाते हैं, उसको कार्य करने में प्रवर्तनशील हो जाते हैं, और शीघ्र ग्रहण कर लेने वाले, बहुत जल्दी इनमें ग्रैस्पिंग पावर बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत जल्दी याद कर लेते हैं सब चीज़ों को, परंतु उतनी ही शीघ्रता से भूल भी जाते हैं। धैर्य रहित होते हैं, पेशेंस ज़्यादा नहीं होता है, ये जल्दी ही फास्ट बहुत जल्दीबाजी में सब कुछ करना चाहते हैं, जल्द इनको सब कुछ चाहिए। अदृढ़ स्वभाव वाले होते हैं। अदृढ़ स्वभाव से यहाँ हम कोई नेगेटिव सेंस नहीं लेंगे। अदृढ़ स्वभाव से यहाँ हमारा अर्थ है कि बहुत ज़्यादा अड़ियल स्वभाव वाले नहीं होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, अंडरस्टैंडिंग होते हैं, मोल्डेबल होते हैं, दूसरों की सिचुएशन को समझ के एडजस्टिंग नेचर के होते हैं। ऐसे वात प्रकृति पुरुष होते हैं। अब हम आ जाते हैं पित्त प्रकृति पुरुष के लक्षणों में। पित्तज प्रकृति के व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। उनका शरीर सुकुमार तथा वर्ण गौर होता है। उनके केश जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं। पित्त ज़्यादा होने के कारण बाल जल्दी पकते हैं तथा गंजापन भी हो सकता है। स्वेद अधिक आता है, स्वेटिंग ज़्यादा होती है तथा दुर्गंध युक्त होती है, स्मेल होती है। झुर्रियाँ भी जल्दी पड़ जाती हैं। शरीर सामान्य से अधिक गर्म रहता है तथा ठंडी वस्तुओं की इनको इच्छा अधिक होती है। भूख प्यास अधिक लगती है, क्योंकि इनकी अग्नि स्ट्रॉन्ग होती है, तो इसलिए भूख भी ज़्यादा लगती है, प्यास भी ज़्यादा लगती है। त्वचा पर व्यंग तिल अधिक होते हैं, मोल्स एक्सेट्रा, जो तिल वगैरह जो स्किन पर ज़्यादा होते हैं। मुहासे अधिक निकलते हैं, स्किन ऑयली होती है पित्त ज़्यादा होने के कारण, तो एक्ने भी ज़्यादा होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को शीघ्र ही गुस्सा आता है तथा शीघ्र ही शांत भी हो जाता है। बहुत क्विक इनको एंगर होता है, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, और जितनी जल्दी गुस्सा आता है उतनी जल्दी शांत भी हो जाता है। श्रृंगार प्रिय, वीर साहसी, बुद्धिमान, मेधावी, उत्तम धारण शक्ति संपन्न, कुशाग्र बुद्धि, तेजस्वी, भय रहित, प्रतिवादी के पक्ष का खंडन कर बोलने वाले। देखिए क्या ये बहुत ही वीर साहसी, बहुत ब्रेव लोग होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड, लॉजिकल माइंडेड, अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटीज़, मेंटल फैकल्टीज़ बहुत हाई होती हैं, बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट, कॉन्फिडेंट पर्सनालिटीज़ के होते हैं। जिस एरिया में, जिस सराउंडिंग में, जिस मीटिंग में प्रेजेंट हो, वहाँ बहुत अलग से इनकी पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट होकर आती है। अगर कहीं डिबेट में प्रेजेंट हैं तो अपने विचारों को, अपने ओपिनियंस को बहुत स्ट्रांगली रखते हैं, बहुत स्ट्रांगली प्रेजेंट करते हैं। ऐसे पित्त प्रकृति वाले पुरुष होते हैं। उत्तम चरित्र वाले, बहुत स्ट्रांग कैरेक्टर वाले होते हैं, सभी की मदद करने वाले तथा कृतज्ञ स्वभाव वाले व्यक्ति ये होते हैं। अब आ जाते हैं हम कफ प्रकृति के लक्षणों पर। कफ प्रकृति के व्यक्ति बलवान तथा गंभीर बुद्धि वाले, बहुत स्ट्रॉन्ग और स्टेबल, इंटेंस माइंड वाले ये व्यक्ति होते हैं। ये सुडौल शरीर वाले, क्योंकि इनका मसल स्ट्रक्चर, फैट, एडिपोज टिश्यू बॉडी में अच्छा होता है, मूड अच्छा होता है, मांस अच्छा होता है, तो इसीलिए ये सुडौल शरीर वाले होते हैं, गठीले शरीर वाले होते हैं। यह पुष्ट तथा स्थिर अंगों वाले होते हैं। इनका वर्ण निर्मल तथा सुवर्ण के समान होता है, बहुत प्लेजेंट फेयर कॉम्प्लेक्शन होता है। ऐसे व्यक्ति प्रसन्न चित्त वाले, बहुत स्टेबल माइंडसेट वाले होते हैं।
इनके नेत्र बड़े बड़े, काली पलकें तथा केश काले और चमकदार होते हैं। कफज प्रकृति के व्यक्ति कम बीमार पड़ते हैं, इनकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, इसीलिए ये बीमार भी कम पड़ते हैं। ये सत्यवादी, धार्मिक, उत्तम स्मृति वाले तथा स्थिर स्वभाव वाले, स्टेबल माइंडसेट वाले, स्टेबल पर्सनालिटीज़ वाले, बहुत एक्सीलेंट मेमोरी वाले, धार्मिक स्पिरिचुअल माइंडसेट वाले व्यक्ति होते हैं। मन तथा वचन प्रवृत्ति में शीघ्रता नहीं करते हैं, ना बोलने में ना मन के विचारों में जल्दी रखते हैं, बहुत सोच समझ के चीज़ों को कैलकुलेट करके फिर अपने विचारों को, अपने मत को सामने रखते हैं। वे वीर, कृतज्ञ, सहनशील, शांत, निर्लोभी, दीर्घायु तथा धनवान होते हैं। भूख, प्यास तथा दुख को सहन करने वाले होते हैं। देखिए बहुत टिपिकल कैरेक्टर है कि कफ प्रकृति पुरुष जो हैं वो भूख प्यास को बहुत अच्छे से सहन कर लेते हैं, कोई उनको दिक्कत महसूस नहीं होती है। हालांकि इसी जगह जब अगर पित्त प्रकृति पुरुष होंगे तो भूख लगते ही मान लीजिए उन्हें अगर खाना ना मिले तो उनको इतना बहुत गुस्सा आ जाता है, बहुत जल्दी उनसे गुस्सा चढ़ता है, उनसे भूख सहन नहीं होती है और जैसे ही खाना मिलेगा तुरंत उनका गुस्सा शांत हो जाएगा। ये एक टिपिकल कैरेक्टर है पित्त प्रकृति पुरुष के लक्षण का, क्योंकि उनकी अग्नि बहुत स्ट्रांग होती है। भूख लगने पे उनको अग्नि सहन नहीं हो पाती है, अंदर से जलन करने लगती है, तो उनको भूख एकदम से खाना चाहिए और जैसे ही भूख शांत होती है तुरंत शांत हो जाते हैं। वहीं पे अगर मान लीजिए वात प्रकृति पुरुष है तो उनकी भूख तो वेरी करती रहती है, बहुत ज़्यादा भूख उनको वैसे भी नहीं लगती है, तो उनके साथ इतना प्रॉब्लम नहीं आता है। बट पित्त प्रकृति पुरुषों के साथ तो बहुत प्रॉब्लम आता है। तो इसीलिए जो कफ प्रकृति पुरुष कहे गए हैं, क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रेंथ, एक स्ट्रॉन्ग विल पावर वाले होते हैं, तो उनको भूख प्यास दुख तीनों ही सहन हो जाते हैं। सोच समझकर कार्य करते हैं तथा निश्चित बात को कहने वाले होते हैं। सोच समझकर हर चीज़ को प्रोसेस करके अपनी बात को कहने वाले तथा जो कह दिया उस पर अडिग रहने वाले व्यक्ति होते हैं। द्वंद्वज प्रकृतियों सम प्रकृति के लक्षणों के बारे में अगर हम बात करें तो सम प्रकृति व्यक्ति में तीनों प्रकृतियों के उत्तम लक्षण, जब हमने डिस्कस करे वात पित्त और कफ, इन तीनों प्रकृतियों के जो उत्तम लक्षण हैं वो सम प्रकृति वाले जो व्यक्ति हैं उनमें हमको देखने को मिलेंगे। और द्वंद्वज प्रकृति जैसे हमने बात करी थी वात पित्त कफ एक्सेट्रा वात कफ, तो उनमें जो है हमको उन दो प्रकृतियों के कॉम्बिनेशन के लक्षण, कुछ चीज़ें वात से कुछ चीज़ें पित्त से, ऐसे सेपरेट जो दोष हैं उनसे डिटरमाइन होती हैं, उनके लक्षण हमको देखने को मिलते हैं। इस तरह से मिले जुले लक्षण हमको देखने को मिलते हैं। अब हम आते हैं विकृति पर। देखिए जन्म के पश्चात प्रत्येक व्यक्ति के शारीरिक दोषों का संगठन अनेक कारणों से प्रभावित होकर बदलता रहता है। जब जन्म के समय हमारे शरीर में जो दोषों का संगठन निर्धारित हुआ, जिन भी कारण हमने पहले डिस्कस करे, प्रकृति के कारणों की जो भी अंडाणु शुक्राणु, जो गर्भाशय के दोष थे, जो काल था, जो आहार विहार था, उनके कारण जो भी हमारे दोषों का कॉम्पोजिशन बना, जो भी रेशो बना, वो हम जन्म के पश्चात हमारे आसपास के एनवायरनमेंट की वजह से, हमारे आहार विहार की वजह से, हमारे मनोस्थिति की वजह से, हमारे जहाँ हम रह रहे हैं उस एरिया की वजह से, वहाँ की हवा पानी ऋतु, हमारी आयु, इन सब चीज़ों के हिसाब से हमारे जो दोषों का कॉम्पोजिशन है वो हर समय चेंज होता रहता है, बदलता रहता है। और आज का जो दोषी कॉम्पोजिशन है, आज का जो रेशो है हम दोषों का बॉडी में प्रेजेंटली इस समय जो है वो उसको हम विकृति कहते हैं। ऋतु काल आयु भोजन दिनचर्या मानसिक स्थिति अग्नि की अवस्था इत्यादि अनेक ऐसे कारण हैं जो दोषों को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसको अफेक्ट करते हैं। वर्तमान समय में दोषों की स्थिति को विकृति कहा जाता है। वर्तमान आज जो दोषों की स्थिति है हमारे शरीर में, देखिए जो प्रकृति तो हुई, जो हम पैदा हुए उससे पहले गर्भ में जब हमारा कंसेप्शन हुआ, जब फर्टिलाइजेशन हुआ, उस समय जो डिसाइड हुई वो तो प्रकृति थी। बट पैदा होने के बाद से जो सब कुछ हमारे साथ घटित हो रहा है लाइफ में, उसकी वजह से जो दोष का बैलेंस बिगड़ रहा है, कोई कुछ कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, जो भी आज प्रेजेंटली हमारे दोषों का कॉम्पोजिशन है उसको हम विकृति कहते हैं। किसी भी व्यक्ति की मानसिक एवं शारीरिक अवस्था का ज्ञान करने के लिए विकृति परीक्षण करना अनिवार्य है।
देखिए आज जो भी हमारे साथ मानसिक तथा शारीरिक रोग या कुछ भी लक्षण हमारे अंदर प्रकट हो रहे हैं, उनके कारण को जानने के लिए विकृति जानना बहुत ज़रूरी है कि किन दोषों की वजह से आज जो रोग हमारे उत्पन्न हो रहे हैं वो क्यों उत्पन्न हो रहे हैं, उनका कारण क्या है। ये सब कुछ के लिए हमको विकृति और प्रकृति दोनों ही जानना अनिवार्य है। अब विकृति और प्रकृति हम कैसे जान सकते हैं? देखिए इसके दो तरीके होते हैं, दो साधन होते हैं। एक तो क्या होता है कि हम नाड़ी के थ्रू, पल्स डायग्नोसिस के थ्रू जानें। पल्स डायग्नोसिस नाड़ी से हमको प्रकृति और विकृति दोनों का ही ज्ञान होता है। एक होता है क्वेश्चनियर, एक क्वेश्चन फॉर्म आती हैं, कुछ क्वेश्चन, सेट ऑफ क्वेश्चंस होता है जिनके थ्रू हमको पता चलता है कि हमारी प्रकृति और विकृति क्या है। हाउएवर क्या है कि ये जो क्वेश्चनियर फॉर्म है ये इतनी एक्यूरेट नहीं होती है, इतनी सही नहीं होती, क्योंकि वो उसमें रीज़न भी हम ही हैं। क्योंकि देखिए क्या होता है कि कभी भी क्वेश्चन आंसर भरते हुए हम इतनी करेक्टली उनको फिल नहीं कर पाते, क्योंकि हम खुद ही नहीं डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं, खुद ही अलग अलग नहीं डिसाइड कर पाते हैं क्या हमारी प्रकृति की वजह से हमें लक्षण मौजूद है और क्या विकृति की वजह से। जैसे मान लीजिए कि मेरी स्किन अभी ड्राई है, हाउएवर जब मैं छोटी थी तब मेरी स्किन ऑयली थी। अब क्या हुआ कि अगर मुझसे अब पूछा जाए कि आपकी स्किन कैसी है तो मैं कह दूंगी मेरी स्किन ड्राई है। बट कभी कभार लोगों को याद भी नहीं होता कि बचपन में हमारी चीज़ें कैसी थी या हमारी स्किन कैसी थी या कुछ भी हमारी जो चीज़ें थी वो किस हिसाब से थी। तो उस अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन का आंसर गलत फिल कर देते हैं। तो उससे जो फिर प्रकृति और विकृति डिसाइड होती है वो उतनी एक्यूरेट डिसाइड नहीं हो पाती है। इसीलिए जो नाड़ी के थ्रू डायग्नोसिस है वो बिल्कुल एक्यूरेट होता है और वही हमको करवाना चाहिए। यदि वर्तमान में दोषों का संगठन प्रकृति के समान हो तो वह व्यक्ति स्वस्थ होता है। देखिए ऐसा नहीं है कि हर किसी की प्रकृति विकृति सम होनी चाहिए, दोषों बिल्कुल एक परफेक्ट बैलेंस में होनी चाहिए। अगर हमारी जो प्रकृति थी वही आज हमारी उसी रेशो में, उसी कॉम्पोजिशन में आज अगर हमारे दोष प्रेजेंट हैं, आज वही विकृति भी है, तो हम एक परफेक्ट हेल्थ, एक परफेक्ट मेंटल और शारीरिक फिजिकल हेल्थ हम मेंटेन करते हैं। यदि दोषों का अनुपात प्रकृति तथा विकृति में एक समान ही हो, जैसे यदि प्रकृति, इसमें एक चीज़ मिसिंग है, जैसे मान लीजिए प्रकृति के समय हमारे शरीर में पित्त सबसे प्रबल था, उससे कम वात और सबसे हीन उसमें दोष में कफ प्रेजेंट था, और आज विकृति में भी सबसे प्रबलता से पित्त प्रेजेंट है, देन उसके बाद वात और कफ प्रेजेंट है, तो वह व्यक्ति उत्तम स्वास्थ्य वाला होता है। तो विकृति और प्रकृति यदि सेम है तो हम उत्तम स्वास्थ्य को एंजॉय करते हैं। प्रकृति तथा विकृति परीक्षण द्वारा ही वैद्य अपने रोगियों को चिकित्सा प्रदान करने में सफल हो पाता है। देखिए प्रकृति और विकृति जानने के बाद ही हम एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल डिसाइड कर सकते हैं। हम ये जान सकते हैं कि क्या दोष इनके शरीर में वैसे तो कम था, वैसे तो हीन मात्रा में था और आज प्रबलता से मौजूद है, तो इसको हमको कम करना है, इसका ह्रास करना है, इसको हमें घटाने के लिए चिकित्सा देनी। और कौन सी चीज़ कम थी, कौन सा दोष कम था जिसको अभी बढ़ाना चाहिए ताकि वो रिस्टोर हो सके, तो उसकी वृद्धि के लिए हमको उपाय करने हैं। तो इस तरह से हम प्रकृति और विकृति की जो हमारी निरीक्षण है, जो परीक्षा है, वो बहुत ज़रूरी है ताकि हम एक अच्छा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल डिसाइड कर सकें। तथा प्रकृति एवं विकृति के ज्ञान के पश्चात ही प्रत्येक व्यक्ति स्वयं के लिए क्या अपथ्य है, क्या पथ्य, इसकी जानकारी प्राप्त कर स्वयं को स्वस्थ रखने में सक्षम हो पाता है। देखिए प्रकृति और विकृति दोनों ही एक तरह से गाइड हैं, एक मैनुअल है हमारे शरीर रूपी मशीनरी का, कि जैसे हर व्यक्ति को पता होना चाहिए कि क्या उसका ब्लड ग्रुप है, पता होना चाहिए कि क्या उसका नाम है, क्या उसका पता है, अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन जैसे सबको पता होनी चाहिए, उसी हिसाब से हर व्यक्ति को अपनी प्रकृति और विकृति भी पता होनी चाहिए, ताकि हमें पता रहे कि हमें अपने शरीर को कैसे बैलेंस में रखना है, क्या उसके लिए सूटेबल है, क्या सूटेबल नहीं है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ताकि हम अपने शरीर का स्वास्थ्य मेंटेन कर सकें। इसीलिए प्रकृति और विकृति की जानकारी हम सभी को बहुत ज़रूरी है, इसको ज़रूर हम सबको चेक करवाना चाहिए। एंड आई एम श्योर जब आप यहाँ हमारे पास आएंगे तो आप ज़रूर ये तो बहुत अच्छे से सीख के जाएंगे, एकदम से आप जाते ही चाहे प्रैक्टिस कर सकें, आपको एकदम से कॉन्फिडेंस आ जाएगा। प्रकृति विकृति आप अपने परिवार वालों की, अपने आसपास सभी लोगों की ज़रूर चेक कर पाएंगे और इससे आप
खुद को और उनको हेल्प कर पाएंगे कि कैसे आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। अब हम आगे मूव ऑन करते हैं जी। तो अब हम बात करेंगे आयुर्वेदिक रोगी और रोग परीक्षा के बारे में। देखिए, ये हमने सब कुछ बेसिक्स पढ़े हैं और इन सब की ज़रूरत, जो भी कॉन्सेप्ट अभी हमने स्टडी करे हैं, ये सब कुछ हमको नाड़ी परीक्षा में ज़रूरी रहेंगे, इसलिए हमने इन सब के बारे में डिस्कशन करी है। देखिए, आयुर्वेद का जो टॉपिक है, आयुर्वेद का जो ज्ञान है, वो बहुत विशाल है, बहुत वास्ट नॉलेज है। सब चीज़ों के बारे में बात कर पाना पॉसिबल नहीं है, बट हमने जो ये बेसिक आयुर्वेदा डिज़ाइन किया है, इसका मेन इनिशिएटिव, मेन जो मोटिव है इसके पीछे, वो यही है कि हम जो लोग इतनी नॉलेज नहीं रखते हैं आयुर्वेद के रिगार्डिंग, देखिए आप सब अपनी अपनी बैकग्राउंड से नॉलेज लेकर आ रहे हैं, बट एक नाड़ी की साइंस को जब हम पढ़ने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं, तो इसके लिए जो कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है उनके बारे में अगर हमको थोड़ी नॉलेज हो तो वो बेटर रहता है। एकदम से आपको ये नहीं लगेगा कि बिल्कुल न्यू साइंस है, इसको आपको बिल्कुल फ्रेश नहीं लगेगा, आपको इससे कनेक्शन फील होगा, कनेक्टिविटी फील होगी और आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में आसानी रहेगी। इसीलिए इसको हमने ऐड किया है। देखिए, वैसे कोई बहुत ज़रूरत नहीं होती है, एंड नाड़ी परीक्षा वर्कशॉप अगर बहुत से आप लोगों में से बहुत से लोगों ने अगर ज्वाइन करी भी हो, तो बेसिक आयुर्वेदा कोई कराता नहीं है, उन कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में ऐसे कोई स्टडी कराता नहीं है, बट हम लोगों का शुरू से ये इनिशिएटिव रहा है, जस्ट बिकॉज हम चाहते हैं कि देखिए, जो आयुर्वेदिक लोग हैं, जो हम आयुर्वेदा बैकग्राउंड से आते हैं, हम तो इन सब चीज़ों को और भी डिटेल में स्टडी करते आते हैं, बट नाड़ी जो है वो हर किसी को आनी चाहिए। वो बहुत, जो उसका एक चार्म है, जो एक पॉपुलैरिटी है जो खो गई है, जो हम पहले जिस उसमें ये इसका एक ऑनर था, एक ग्रेस था, एक रुतबा था, एक लेवल था हमारे समाज में, हमारी चिकित्सा पद्धति में, जो खो गया है। नाड़ी को इतनी इम्पोर्टेंस अब नहीं दी जाती, नाड़ी वैद्य बहुत कम हो गए हैं, एंड लोगों को पता भी नहीं होता बहुत से टाइम पे कि नाड़ी वैद्य क्या है। अगर हम अपनी इंट्रोडक्शन में बताएं भी तो उनको फिर नाड़ी के बारे में अलग एक्सप्लेन करना पड़ता है। आजकल के समाज में बहुत लोगों को पता भी नहीं होता है, तो वही सब वापस आ पाए, नाड़ी परीक्षा सब जगह फैल पाए, बहुत से नाड़ी वैद्य बने, सब नाड़ी परीक्षा को जाने, नाड़ी परीक्षा बहुत वास्ट लेवल पर होने लगे। इसीलिए हमने ये सोचा कि हम सब व्यक्तियों को, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से आ रहे हैं, उनको पहले नॉलेज प्रोवाइड करें, एक उनका बेस स्ट्रॉन्ग करें, एंड देन उस बेस पर हम उनको आगे नाड़ी परीक्षा सीखने का मौका दें। तो इसीलिए हम अब जो श्रृंखला हमने ये बनाई है, इसमें आगे जो हम टॉपिक लेने जा रहे हैं, आयुर्वेदिक रोगी और रोग परीक्षा। देखिए, क्या है कि नाड़ी तो एक पार्ट है डायग्नोसिस का, निदान करने का, कि हमें रोगों के बारे में जब जानना है तो हमें ट्रीटमेंट से पहले हमने नाड़ी परीक्षा करी, बट ऐसे और भी साधन हैं जिनसे हम रोगी के रोग के बारे में जान सकते हैं, तो इनके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। दोष, धातु, मल और अग्नि, स्वास्थ्य यानी प्रकृति को समझने के लिए 4 मूलभूत सिद्धांत हैं। यदि कोई व्यक्ति मानसिक रूप से स्थिर और संतुलित होता है तो उसे स्वस्थ कहा जाता है। हालांकि रोग एक असंतुलित स्थिति में से उत्पन्न होते हैं। तो इस असंतुलन के स्रोत के रूप में विकृत दोष, धातु, मल और स्रोतों को समझने के लिए आयुर्वेद में पारंपरिक रूप से एक पद्धति का उपयोग किया जाता है। देखिए, ये एक सेट पैटर्न है, कुछ प्रोटोकॉल हैं जो फॉलो किए जाते हैं दोष, धातु, मल और अग्नि या जो स्रोत हैं उनकी दृष्टि को जानने के लिए, ताकि हम पता लगा पाएँ कौन सा रोग किस वजह से हमारे शरीर में उत्पन्न हो रहा है। इसके लिए हम रोग रोगी परीक्षा करते हैं। यह उपाय आयुर्वेद में रोगी परीक्षा के रूप में जाना जाता है। रोगी परीक्षा में त्रिविध परीक्षा, अष्टविध और दशविध परीक्षा जैसे व्यवहारिक परीक्षा, षड क्रियाकाल की गहरी समझ, रोग के पैथोफिजियोलॉजी को समझना और समस्या का निदान करने का यह एक तरीका होता है। तो देखिए, इससे हमें ये 3 तरह की बताई गई है आयुर्वेद में, अलग अलग आचार्यों ने इसका वर्णन किया है। त्रिविध परीक्षा, अष्टविध परीक्षा और दशविध परीक्षा, ऐसे हमको 3 तरह के प्रोटोकॉल्स मिलते हैं। इन तीनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आइए पहले हम शुरू करते हैं त्रिविध परीक्षा से।
त्रिविध परीक्षा में रोग और रोगी परीक्षा के जो तत्व शामिल होते हैं वो इस प्रकार हैं: दर्शन परीक्षा, स्पर्शन परीक्षा और प्रश्न परीक्षा। दर्शन, स्पर्शन और प्रश्न। दर्शन यानी जैसे वर्ड से ही समझ आ रहा है, दर्शन परीक्षा शब्द दर्शन, निरीक्षण या अवलोकन का अर्थ होता है। जो भी हम फिजिकली अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन, आउटर एग्जामिनेशन, जो जो कुछ हमको सिर्फ अपनी आईज से नजर आ रहा है, उसका जो एग्जामिनेशन है वो दर्शन परीक्षा के अंतर्गत आता है। आयुर्वेद में नैदानिक परीक्षा उसी समय से शुरू होती है जब मरीज चर्चा के कक्ष में कंसल्टेशन रूम में आता है। तभी से हम जैसे वो आ रहा है, कैसे उसका लुक है, कैसे उसका स्ट्रक्चर है, किस तरह से वो चल रहा है, किस तरह से उसकी वॉक है, किस तरह से वो बैठा, हर चीज़ को जज करके हम कुछ ना कुछ क्लूज उसके डिजीज़ के बारे में, उसके रोग के बारे में हम लगा सकते हैं। इसमें विभिन्न परीक्षाएं शामिल होती हैं, जैसे गति कि कैसी उसकी मूवमेंट है, कैसे वो चल रहा है, आसन, बैठने का तरीका कैसे है, सिटिंग पॉस्चर कैसे है, शयन, जब हमने उसको लिटाकर एग्जामिनेशन करा तो क्या कुछ हमको देखने को मिल रहा है, वर्ण, वर्ण यानी कॉम्प्लेक्शन कैसा है। सब देखिए, हर किसी का एक नॉर्मल कलर होता है, हर ऑर्गन का एक नॉर्मल कलर होता है। अगर कोई ऑर्गन नीला पड़ रहा है, लाल पड़ रहा है, काला पड़ रहा है, तो ये विवर्णता आ गई। तो ये हमको डायरेक्ट आईज से ऑब्जर्व करने को मिलेगी। कहीं रेडनेस हो रही है, कहीं जैसे कामला है, जॉन्डिस, उसमें येलोइशनेस आ रही है बॉडी में। तो ये सब कुछ हमको नेकेड नॉर्मल आई से ऐसे ही देखने को हमको मिलता है। ये सब कुछ दर्शन परीक्षा के अंतर्गत आता है। देन हम पढ़ेंगे स्पर्शन परीक्षा, जो हम पैल्पेट करके, पैल्पेशन और परकशन, ये दो चीज़ें होती हैं। पैल्पेशन में हम हाथ से प्रेस कर करके चेक करते हैं, महसूस करते हैं रोगों को, अंगों को, उनके स्ट्रक्चर को, उनकी पोजीशन को, उनके मेजरमेंट को, ये सब कुछ हम पैल्पेशन में। और परकशन में हम फील करते हैं नॉर्मल जो साउंड एक प्रोड्यूस होती है। देखिए, कहीं भी जैसे हमारी बॉडी में जहाँ पे लिक्विड होना चाहिए, वहाँ पर अगर हम परकशन करेंगे, परकशन में अपना एक हैंड ऐसे रखकर नॉर्मल एक फिंगर से सेकेंड हैंड की हम टैप करते हैं, तो परकशन में एक साउंड प्रोड्यूस होती है। जैसे पेट पर अगर हम टैप करेंगे ऐसे हाथ रखकर एंड इस पर टैप करेंगे, तो फिर हमको, क्योंकि वहाँ पे नॉर्मल एयर भरी है हमारी इंटेस्टाइन के, हमारी आंतों के अंदर, पेट के अंदर नॉर्मली एयर है जो घूम रही है। अगर हम वहाँ पे टैप करते हैं तो जैसे हवा से हवा की आवाज़ आती है, किसी घड़े में हवा हो तो उस तरह की आवाज़ आती है, वैसी हवा आवाज़ आएगी। बट अगर मान लीजिए किसी को जलोदर हो गया है, एसाइटिस हो गया है, फिर हम टैप करेंगे तो जैसा पानी से आवाज़ आती है, अगर हम टैप करें किसी बर्तन पर, किसी घड़े पर, तो जिस तरह की आवाज़ आती है उस तरह की आवाज़ आएगी। तो ये चीज़, सब चीज़ें हमको पैल्पेशन और परकशन से हमको देखने को मिलती हैं। अगर किसी के लिवर का साइज बढ़ गया, हिपैटोमेगैली हो गई है, तो जब हम चेक करेंगे पैल्पेट करके तो उससे हम पता लगा सकते हैं। किसी को हर्निया हो रहा है तो ये चीज़ भी हम पैल्पेशन में आइडिया लगा सकते हैं। तो ये सब जो बातें, जो हम पॉइंट्स डिस्कस करें, ये सब कुछ पैल्पेशन के लिए हैं। स्पर्शन परीक्षा स्पर्श द्वारा की जाने वाली परीक्षा है। वैद्य शरीर के तापमान का मूल्यांकन, वेरी बेसिक, फीवर है किसी को तो हम हाथ लगाकर पता लगाते हैं कि बॉडी का टेम्परेचर कैसा है। तापमान का मूल्यांकन कर सकते हैं। त्वचा में सूजन की परिधि, किसी को स्वेलिंग आई हुई है तो उसकी मेजरमेंट को महसूस कर सकते हैं। विशेष अंगों की जांच कर सकते हैं। ये सब कुछ स्पर्शन परीक्षा द्वारा हम कर सकते हैं। अष्टांग हृदय की टिप्पणी के अनुसार स्पर्शन परीक्षा में शीत, उष्ण, लक्षण, कर्कश, मृदु और कठिन स्पर्शन परीक्षा पर बाह्य मत का विवरण शामिल होता है। कुछ स्पर्शन परीक्षा के उदाहरण इस प्रकार हैं, जैसे ज्वर में गर्म स्पर्श यानी बुखार होना, पिटिंग या नॉन पिटिंग एडीमा। पिटिंग यानी जैसे हम कभी भी उडीमा, इडीमा यानी स्वेलिंग, जहाँ पे सूजन आ रही हो, कि कुछ कुछ स्वेलिंग, देखिए अलग अलग बीमारियों को ये इंडिकेट करती है कि हम अगर प्रेस करके रखेंगे 10 सेकेंड्स के लिए अपनी फिंगर से या थंब से, तो वहाँ पे जो एक इम्प्रेशन है, जो गड्ढा सा बन जाएगा, स्वेलिंग भरेगा नहीं। एंड कभी कभी किसी अंग पे ऐसी स्वेलिंग होती है कि हम प्रेस करते हैं तो वो एकदम से तुरंत हटाते ही, रिलीज करते ही वो स्किन अपने लेवल पे वापस आ जाती है। तो ये अलग अलग डिजीजेस को इंडिकेट करते हैं। तो पिटिंग या नॉन पिटिंग एडीमा भी स्पर्शन परीक्षा द्वारा हम जज करते हैं। पेट में जलोदर संग्रहण भी हम
इसी के द्वारा जान पाते हैं। स्पर्शन नाड़ी परीक्षा हाथ की कलाई में स्पर्शन के द्वारा की जाती है। नाड़ी की ताकत, गति और गुणवत्ता का मूल्यांकन किया जाता है ताकि दोष की स्थिति का निर्धारण किया जा सके और रोग का निदान हो सके। नाड़ी परीक्षा भी एक तरह की स्पर्शन परीक्षा के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि हम नाड़ी को स्पर्श करके उसके अंदर मौजूद दोष, नाड़ी की गति, दोषों की जो स्ट्रेंथ है, जो फोर्स है और जो उनकी कैरेक्टर्स हैं, जो क्वालिटीज़ हैं, उसको हम स्पर्शन के द्वारा ही जान पाते हैं। तो नाड़ी त्रिविध परीक्षा में स्पर्शन परीक्षा के अंतर्गत ही ली जाती है। प्रश्न परीक्षा, प्रश्न परीक्षा यानी हिस्ट्री टेकिंग। पेशेंट आता है तो हम उसे जिस तरह के सवाल पूछते हैं, जिस तरह के प्रश्न पूछते हैं, ताकि हम उसके रोगों के बारे में एक आइडिया लगा सकें, रोगों को एक निदान कर सकें, डायग्नोसिस पर पहुंच सकें, तो वो सब कुछ प्रश्न परीक्षा के अंतर्गत आता है। मरीज को अपने रोग के इतिहास के बारे में अपने शब्दों में संपूर्ण जानकारी देना हमेशा अनुकूल होता है। यह वैद्य रोगी संबंध को सुविधाजनक बनाता है। निम्नलिखित बिंदु प्रश्न परीक्षा का हिस्सा बनाते हैं, जैसे मुख्य शिकायत, जो मेजर चीफ कंप्लेंट है वो क्या है, वर्तमान बीमारी का इतिहास क्या है, प्रेजेंट कंप्लेंट की क्या हिस्ट्री है, पूर्व बीमारी का इतिहास, कोई पहले बीमारी रही है क्या, पास्ट हिस्ट्री क्या है, परिवार का इतिहास क्या है, फैमिली हिस्ट्री क्या है, व्यक्तिगत यानी पर्सनल हिस्ट्री, व्यावसायिक ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री और सामाजिक आर्थिक इतिहास भी बहुत से रोगों को जानने में हमको हेल्प करता है। तो ये सब कुछ हमको एक जो हमारे पास पेशेंट आ रहा है उससे हमको जानना चाहिए। ये सब कुछ प्रश्न परीक्षा के अंतर्गत आता है। अब हम बात करेंगे अष्टविध परीक्षा के बारे में। अष्ट का अर्थ होता है 8 और अष्टविध परीक्षा का अर्थ होता है 8 प्रकार की रोगी और रोग परीक्षाएं। इस प्राचीन पाठ में 8 प्रकार की रोगी परीक्षा का वर्णन किया गया है। नाड़ी परीक्षा, जिसमें नाड़ी का मूल्यांकन किया जाता है। मूत्र परीक्षा, जिसमें मूत्र की जांच होती है। मल परीक्षा, जिह्वा परीक्षा, जिसमें जीभ की जांच होती है। शब्द परीक्षा, जिसमें कैसी आवाज़ है इसकी जांच की जाती है। स्पर्श परीक्षा, जिसमें त्वचा को स्पर्श कर कर हम जांच करते हैं। दृक् परीक्षा, आँखों की जांच। आकृति की परीक्षा, जो सामान्य हमारी आकृति है, जो दिखावट है, जो डील डॉल है, उसको देखकर परीक्षा जो हम करते हैं, जो जांच करते हैं, वो आकृति परीक्षा के अंतर्गत आती है। नाड़ी परीक्षा अष्टांग जो अष्टविध परीक्षा है हमारी, इसमें सबसे पहले आती है। इस प्रक्रिया में चिकित्सक को मरीज के अंगूठे की जड़ में मौजूद नाड़ी की जांच करनी होती है। पुरुषों में दाहिने हाथ की नाड़ी पहले देखी जाती है और फिर बाएं की। इसी तरह महिलाओं में बाएं हाथ की नाड़ी पहले देखी जाती है और फिर दाएं हाथ की। दोनों हाथों की नाड़ी देखनी होती है। ये सब कैसे होता है, ये सारी वर्कशॉप ही इस बारे में है, तो इस बारे में डिटेल स्टडी हम जो ऑफलाइन वर्कशॉप है उसमें हम डील करेंगे ही। मूत्र परीक्षा क्या होती है? मूत्र शरीर का एक महत्वपूर्ण अपशिष्ट है, एक वेस्ट प्रोडक्ट है और इसकी जांच स्वास्थ्य और रोगों के निर्धारण के लिए मूल्यवान जानकारी प्रदान करती है। आयुर्वेद में मूत्र को मल माना जाता है। मंजिष्ठा, धूम्र, नीला, स्निग्ध, वारितुल्य या शीतल जैसे मूत्र में विभिन्न रंगों के परिवर्तन का अवलोकन करके वैद्य एक मत रख सकते हैं। देखिए, यूरिन एग्जामिनेशन मॉडर्न में भी डिजीज डायग्नोसिस का एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। यूरिन एग्जामिनेशन के द्वारा हम बहुत से रोगों का आइडिया लगा सकते हैं, डायग्नोसिस फॉर्म कर सकते हैं। तो हमारे आयुर्वेद में भी उस समय के हिसाब से, जब आचार्यों ने इसको लिखा है, उस समय के हिसाब से जो मूत्र परीक्षा है उसका वर्णन किया गया है। हालांकि ये बहुत एडवांस है आजकल की यूरिन एग्जामिनेशन से, बहुत सारी चीज़ें इससे एक्स्ट्रा हम पता लगा सकते हैं जो नॉर्मल एक यूरिन एग्जामिनेशन है उससे आइडिया नहीं हो सकता। बट एक ये बहुत ही रिसर्च की, इसमें एक रिसर्च रिक्वायर्ड है इसको इस्टेब्लिश करने के लिए, इसके एविडेंसेस को। हाउएवर ये चीज़ बहुत प्रैक्टिस की जाती है, ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिस नहीं की जाती है। इसमें क्या आता है? तेल बिंदु परीक्षा मूत्र की परीक्षा में उल्लेखित महत्वपूर्ण प्रणालियों में से एक है। ये तेल बिंदु परीक्षा बहुत ही फेमस एक परीक्षा है जिसे योग रत्नाकर में उल्लेखित किया गया है।
मरीज को सुबह के समय जगाया जाना चाहिए और मूत्र को एक ताज़ा ग्लास जार में संग्रहित किया जाना चाहिए। हमें मूत्र की पहली कई बूंदों को छोड़ देना चाहिए और केवल मध्य धार में से ही संग्रहित करना चाहिए। मिड स्ट्रीम यूरिन को लेना है, जैसे आजकल भी एडवाइस किया जाता है यूरिन एग्जामिनेशन में कि जो स्टार्टिंग का सैंपल है यूरिन का वो नहीं कलेक्ट करना है, मिड स्ट्रीम हमको यूरिन कलेक्ट करना है। संग्रहित मूत्र की जांच की जाती है। संग्रहित मूत्र में एक बिंदु तैल डाला जाता है और तैल का छिद्रण, उसका फैलाव की दिशा वैद्य के लिए बहुत सारी जानकारी का संकेत करता है, जिससे वह रोग का निदान कर सकता है। देखिए हमने जो तेल का बिंदु डाला वो किस डायरेक्शन में फैला, फट गया या क्या उससे आकृति बनी, इसके बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है हमारे टेक्स्ट में कि इससे हमको क्या आइडिया होता है। रोगों के बारे में भी आइडिया होता है, उनकी साध्यता के बारे में भी आइडिया होता है। कॉम्प्लेक्स जो कॉम्प्लेक्सिटीज फॉर्म हो सकती हैं, कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, इसके बारे में भी आइडिया होता है। तो ये एक बहुत एडवांस एग्जामिनेशन है यूरिन का, तेल बिंदु परीक्षण। तो अब हम आ जाते हैं मल परीक्षा में। पूरी शरीर के महत्वपूर्ण मल अपशिष्ट में से भी एक है, क्योंकि यह आहार का किट भाग है। पुरीश की जांच दोष, धातु, आहार, पाक, स्वास्थ्य आदि के बारे में मूल्यवान जानकारी प्रदान करता है। देखिए जो मल है वो हमारी अग्नि की, दोष की, धातु की, आहार का पाक किस तरह हो रहा है, इन सब चीज़ों की जानकारी हमको देता है। जिह्वा परीक्षा अष्टविध परीक्षा के महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। जिह्वा परीक्षा के माध्यम से विभिन्न प्रकार की रोगानुभूति और दोषों की संलग्नता के बारे में पता लगाया जा सकता है। देखिए जो टंग है, टंग डायग्नोसिस अपने आप में एक कंप्लीट साइंस है। टंग से हम अपने जीभ से हम अपनी कंप्लीट बॉडी के सभी ऑर्गन्स के बारे में पता लगा सकते हैं। आप इसको पढ़ें तो अपने आप में आपको पता चलेगा कि टंग से ही हम कितनी सारी डिजीज़ेस का, कितनी सारी कंडीशंस का आइडिया हम लगा सकते हैं। टंग हमको कहते हैं इट इज़ अ मिरर टू बॉडी, हमको बहुत कुछ बताती है। एक शीशे की तरह हमारे शरीर के बारे में बहुत सी जानकारी हमको सिर्फ जीभ से ही पता चल जाती है। नॉर्मली इसमें जैसे हम कहते हैं कि अगर वाइट कोटिंग ज़्यादा है टंग पे किसी की भी, तो आम संचय बॉडी में ज़्यादा है, ये आम को दर्शाती है। निराम अवस्था में टंग पे वाइट कोटिंग नहीं मिलेगी। तो ऐसे ही ये तो बहुत छोटी सी आम सी बात है, बहुत सारी चीज़ें हमको अपनी टंग के थ्रू ही आइडिया हो जाता है। तो जिह्वा परीक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। शब्द परीक्षा शरीर के अंगों द्वारा उत्पन्न ध्वनियों की जांच, जैसे हृदय, फेफड़े आदि जैसे कुछ अंग सामान्य कार्यान्वयन के दौरान ध्वनियाँ उत्पन्न करते हैं। नॉर्मली ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जैसे हृदय से, हार्ट से एक नॉर्मल साउंड प्रोड्यूस होती है जिसको वैसे हम लब डब कहते हैं, या फेफड़े हमारे एक नॉर्मल जो उनकी एयर की आने जाने की आवाज़ होती है। बट अगर कोई रोग उत्पन्न हो गया तो इसमें से अलग तरह की वीजिंग, ब्रोंकाइज हमको देखने को मिलेंगी, क्रेप्स देखने को मिलेंगे, अलग आवाज़ें बदल जाती हैं। ऐसे ही हृदय में अगर कोई कार्डियोमेगैली हो गई है तो इससे अलग तरह की साउंड प्रोड्यूस होने लग जाएंगी। इन सब की जो जांच है, हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हो रही नॉर्मल साउंड्स में जब चेंजेस आते हैं तो इसको हम शब्द परीक्षा के अंतर्गत परीक्षण करते हैं। रोगों की स्थिति में इन ध्वनियों में परिवर्तन होता है, इसलिए शब्द परीक्षा सही मत पर पहुंचने में सहायक होती है। अब आते हैं स्पर्श परीक्षा पर। स्पर्श परीक्षा को स्पर्शित त्वचा की जांच के रूप में किया जाता है। यह एक प्रणाली है जिसके माध्यम से रोगों के मार्ग की स्थिति को समझने के लिए उपयोग किया जाता है। सामान्य या असामान्य गुणों, मात्राओं के संबंध में स्पर्श परीक्षा त्वचा और अंगों की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए महत्वपूर्ण प्रणालियों में से एक है। जैसे हमने पहले स्पर्शन परीक्षा डिस्कस की थी, ये बिल्कुल सेम उसी तरह है। हम स्पर्श करके ऑर्गन्स का लोकेशन को, उनके साइज को, उनकी फंक्शनिंग को, अगर कहीं पे स्वेलिंग है तो वहाँ हीट होगी, वहाँ पे गर्म महसूस होगा, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स को हम स्पर्श परीक्षा द्वारा जानते हैं। अब आती है दृक् परीक्षा। दृक् आँखों और दृष्टि को दर्शाता है। मरीज की आँखें जाती हैं और यह जानकारी दोषिक समस्याओं को समझने में अत्यंत सहायक होती है।
जीभ की तरह ही, टंग की तरह ही आइज से भी बहुत सारे दोषों का और बहुत सारी कंडीशंस का आइडिया लग जाता है। तो इसीलिए दृक् परीक्षा इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा है। आकृति परीक्षा, आकृति परीक्षा में हम जो शरीर की बनावट है उसकी और ऑर्गन्स की, अलग अलग अंगों की, अलग अलग अवयवों की जो एक नॉर्मल बनावट है उसको हम जज करते हैं, उसकी परीक्षा करते हैं, उसका एग्जामिनेशन करते हैं और पता लगाते हैं कि क्या इनमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं, क्या कोई डिफॉर्मिटी आ रही है। तो उसके बारे में हम उसकी परीक्षा करते हैं और एक कंक्लूजन पर आते हैं। तो ये सब हमने बात करी कि कैसे अष्टविध परीक्षा से हम निदान कर कर रोगों का निदान कर रोगी के बारे में पता लगा सकते हैं। अब आती है दशविध परीक्षा। देखिए, दशविध परीक्षा यानी 10 तरह की परीक्षा। इसके अंदर हमारी आएगी प्रकृति, दोष शरीर प्रकार, विकृति यानी विकृति विज्ञान विसंगति, सार धातु शरीर प्रकार, सहनन, देखिए इनके बारे में हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। सहनन कॉम्पैक्टनेस, प्रमाण शरीर के अवयवों का प्रमाण, रोगी बल या शक्ति और धीरज का सूचक होता है। सत्व, रोगी के सत्व अनुकूल चीज़ें आदतें जो होती हैं, जो रोगी के सत्व के अनुकूल होती हैं वो सत्व में आती हैं। साथ में रोगी की सहन क्षमता, आहार शक्ति, पाचन क्षमता, व्यायाम शक्ति, व्यायाम क्षमता, वय, रोगी की आयु, ये सब चीज़ें अब हम वन बाय वन टेकअप करेंगे। प्रकृति क्या होता है? प्रकृति एक व्यक्ति की स्वाभाविक गुण धर्म महत्वपूर्ण विशेषता होती है। यह जन्म से ही निर्धारित होती है और व्यक्ति के शारीरिक तथा आंतरिक संरचना को दर्शाती है। जन्म के समय प्रमुखता से मौजूद दोष प्रकृति को निर्धारित करते हैं। ये प्रकृति जो डायग्नोसिस है, प्रकृति का एग्जामिनेशन है, ये सबसे पहले सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर आता है दशविध परीक्षा में। देन आता है विकृति। विकृति परीक्षा रोगी पर हेतु, दोष, दूष्य, प्रकृति, देश, काल, बल लक्षणों की जांच के माध्यम से रोग बल को जानने के लिए किया जाता है। देखिए, प्रकृति से तो हमें व्यक्ति के स्वाभाविक गुण धर्म के बारे में हमको नॉलेज मिलती है, उसके बारे में हमको पता चलता है। बट विकृति से हमको जो रोग है, जो एट प्रेजेंट उसको रोग है उस व्यक्ति को, उसके गुण धर्म के बारे में, उसके बल अबल के बारे में हमको पता चलता है। कारणकारी तत्वों की ताकत का निर्धारण किए बिना रोगों की गहनता के बारे में ज्ञान प्राप्त करना संभव नहीं होता। इसीलिए विकृति का ज्ञान, विकृति की परीक्षा बहुत जरूरी है। सार आता है। अब सार वह पदार्थ है, सार क्या है? सार वह है जो धातु की अत्युत्तम गुणवत्ता वाला होता है, जो धातुओं से बनता 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 लास्ट में जो अत्युत्तम गुणवत्ता वाला पदार्थ हमें मिलता है, जो कैरेक्टर हमें हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, वो सार होता है। यह मरीज के बल प्रमाण का मूल्यांकन करने में मदद करता है, उसकी इम्यूनिटी को हमको दिखाता है। बल का अर्थ होता है स्वाभाविक शक्ति या स्थितियों के खिलाफ संयम की शक्ति, टॉलरेंस बॉडी की क्या विल पावर है, क्या स्ट्रेंथ है, क्या इम्यूनिटी है, क्या टॉलरेंस है बॉडी की, कितनी सहन शक्ति है शरीर के अंदर, ये सब कुछ सार से डिसाइड होता है। सार इसको दर्शाता है। 8 प्रकार के सार उल्लेखित किए गए हैं: त्वचा, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र और सत्व सार। ये सभी अलग अलग तरह के सार होते हैं, अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स होते हैं इन सभी सार के। जिस तरह के व्यक्ति होते हैं उस तरह का उनमें सार होता है। तो ये सब कुछ हमको सार परीक्षा से पता चलता है। देन आता है सहनन। पूरे शरीर के आकार की गुणवत्ता एक व्यक्ति के शरीर की सघनता में प्रतिबिंबित होती है। नैदानिक रूप से रोगी के शरीर की सुसंहति के आधार पर प्रवर, मध्यम और अवर सहनन के रूप में मूल्यांकन किया इसको जा सकता है। या तो हम 3 तरह की इसको कहते हैं, कैसी कॉम्पैक्टनेस है, कैसी उसकी सघनता है शरीर की, ये हम सहनन से जानते हैं। ये 3 तरह से हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं, प्रवर, मध्यम और अवर। प्रवर सहनन के व्यक्ति जो होते हैं, इनके पास सम सुविभक्त अस्थि, सुबद्ध संधि अर्थात अच्छे रूप में बनी हुई हड्डियां और संधियां होती हैं।
एक कॉम्पैक्ट, गठीला, सुबद्ध शरीर होता है। अवर बल वाला व्यक्ति विपरीत दरों का होता है और जबकि मध्यम सहनन वाले व्यक्ति के पास मध्यम बल होता है। तो अपने ही नाम के अनुसार अलग अलग सहनन वाले व्यक्ति होते हैं। जो प्रमाण है, अब आता है अगला प्रमाण। प्रमाण को शरीर के भाग के उच्छेद, विस्तार, आयाम, क्या उसकी फैलाव है, क्या हाइट, ब्रेड्थ, लेंथ जो नॉर्मल होनी चाहिए हर ऑर्गन की, हर स्ट्रक्चर की बॉडी में, हर अवयव की, उसके बारे में हमको प्रमाण जानकारी देता है। जहाँ उस विशेष व्यक्ति के उंगली प्रमाण को आयाम की इकाई, एक यूनिट मानेंगे हम उसके उंगली प्रमाण को। ऐसा नहीं कि कोई भी हमने यूनिट लेनी है मेजरमेंट के लिए, बहुत ही स्पेसिफिक है, हर व्यक्ति का अलग रहेगा, हर उसकी उंगली प्रमाण के हिसाब से ही उसके शरीर का प्रमाण रहेगा। नैदानिक मूल्यांकन के लिए इसे प्रवर, मध्यम और अवर, इसी तरह 3 प्रमाण कहे गए हैं। इनको 3 प्रकार में विभाजित किया गया है। पूरे शरीर का आयाम 84 उंगल होना चाहिए। देखिए ये एक स्टैंडर्ड है, इतना हर किसी का प्रमाण रहना चाहिए। पूरे शरीर के बारे में हम बात कर रहे हैं, अलग अलग ऑर्गन्स के बारे में नहीं, पूरे शरीर का आयाम इतना रहना चाहिए। आयाम को शरीर के विस्तार के बराबर होना चाहिए। आयाम और विस्तार दोनों सेम होने चाहिए। जिस व्यक्ति के आयाम और विस्तार एक दूसरे के बराबर होते हैं उसे सम पुरुष कहा जाता है, जो शारीरिक रूप से मेल खाते हैं और स्वस्थ होते हैं। उन लोगों के पास उत्तम आयु, बल, ओज, सुख और ऐश्वर्य होते हैं। यदि किसी व्यक्ति की अंगुली प्रमाण 84 उंगली से अधिक होता है या इससे कम होता है तो उन्हें अधिक या हीन माना जाता है। देखिए आचार्य चरक ने अष्टनिंदित पुरुष, एक्चुअली एक चैप्टर आता है अष्टनिंदित पुरुष, उसमें आचार्य चरक ने अति दीर्घ, अति ह्रस्व, अति स्थूल, अति कृष्ण, इस तरह से अलग अलग तरह के पुरुषों का उल्लेखन करा है। तो ये इसी प्रमाण के अनुसार उन्होंने इनको बताया है, अलग अलग विभाजन किया है। रोगी में प्रमाण का मूल्यांकन करके इन्हें जाना जा सकता है, जो शिकायत की साध्यता और संभावित उपचार योजना करने में हमको मदद करता है। देखिए अति दीर्घ, अति ह्रस्व जो बौने हैं, ड्वार्फिज्म है या अति दीर्घ जाइगेंटिज्म है, ये हार्मोनल डिसऑर्डर्स हैं, ये हमें नॉर्मली देखने को मिल जाते हैं। ये सब कुछ इसकी जानकारी हमको प्रमाण से मिलती है। अति स्थूल, अति कृष्ण जो मैल नरिश्ड हैं या फिर जो अति स्थूल ओबीस लोग हैं, इनकी जानकारी भी हमको इसके प्रमाण के अनुसार, प्रमाण की जो हम जांच है इसके बाद हमको मिलती है। तो ये सब चीज़ें अत्याधुनिक वातावरण में पहले 2 को अति दीर्घावृत्ति और बौनेपन के साथ तुलना की जा सकती है, जो किसी भी हार्मोनल असंतुलन स्थिति के कारण हो सकते हैं। तो इस तरह से हमको एक डायग्नोसिस की तरफ लीड मिलता है जब हम प्रमाण की परीक्षा करते हैं। देन आता है सातवें। सातवीं एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग किसी चीज़ को बहुत लंबे समय तक निरंतर उपयोग में लेने, जो एक आदत बन गया हो और शरीर के लिए समान होने के बराबर होने के बारे में कहा जाता है। देखिए सातवीं क्या है, ऐसी चीज़ें जो हमारी बॉडी जिनके लिए हैबिचुअल है, यूज टू है, बॉडी के लिए वो सूटेबल हैं, बॉडी को उनकी आदत है, बॉडी को उनसे बीमारी या रोग नहीं उत्पन्न होते, बॉडी के लिए कंफर्टेबल हैं, बॉडी को ग्रोथ कराने में वो हेल्पफुल होती हैं। ये सभी चीज़ें जो साथ में हैं, जो हमारे शरीर के लिए समान हो चुकी हैं, एक आदत बन चुकी है, निरंतर उपयोग से हमारी बॉडी उनके लिए यूज टू हो चुकी है। तो ये 3 तरह की होती हैं, सर्वरस सातवें, एक रस सातवें और व्यमिश्र सातवें। देखिए जिन एक रस सर्वरस साथ में जिसमें सबसे बेस्ट कहा जाता है कि जिनको सभी रस साथ में हो चुके हैं, सभी रसों की बॉडी को हैबिट है, सभी रस बॉडी के लिए साथ में हो चुके हैं। एक रस होता है कि जो 6 तरह के रस बताए गए हैं, जो मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय आयुर्वेद में बताए गए हैं, वो एक एक रस ही साथ में, मधुर रस साथ में है या लवण रस साथ में है। बाकी लेने से
बॉडी में अलग अलग हमें डिफ़िकल्टीज़ या लक्षण देखने को मिलते हैं, बट अगर वो रस लेते रहेंगे तो बॉडी कंफर्टेबल रहेगी। तो ये सबसे हीन माना जाता है। और व्यमिश्र साथ में होता है कि कॉम्बिनेशन, 2-3 रस साथ में हैं, पर उनके अलावा जो रस लेंगे तो फिर बॉडी अनईजी हो जाएगी या बॉडी में दिक्कत महसूस होनी शुरू हो जाएगी। तो सॉरी, ये हो गया व्यमिश्र साथ में। जिन व्यक्तियों के लिए घृत, क्षीर, तेल और मांस रस के साथ साथ सभी 6 रसों वाले औषधि और आहार स्वस्थ होते हैं, उन्हें शक्ति और जीवन से संपन्न माना जाता है और वे प्रवर सातवें के रूप में गिने जाते हैं। सत्व, अब आता है सत्व। मन होता है और यह आत्मा के संबंध से शरीर को नियंत्रित करता है। बल भेद के अनुसार इसके भी 3 प्रकार होते हैं: प्रवर सत्व, मध्यम सत्व और अवर सत्व। सत्व की महत्ता प्रवर क्या होती है? प्रवर सत्व वाले व्यक्ति हर प्रकार की स्थिति में सहनशील होंगे, पेशेंस, टॉलरेंस, विल पावर लिए होंगे। मध्यम सत्व वाले व्यक्ति जब उन्हें यह अनुभव होता है कि दूसरे भी इसे सहन कर सकते हैं तो वे खुद दर्द सहन करने में सक्षम होते हैं। जब कोई दूसरा मोटिवेट करेगा, दूसरा समझाएगा, सांत्वना देगा, एक्सप्लेनेशन देगा, तो वो यार लगेगा कि बाकी सबके साथ भी हो रहा है तो ठीक है, मैं भी इसको सहन कर लूँगा। ये व्यक्ति जो होते हैं ये मध्यम सत्व वाले होते हैं। अवर सत्व वाले व्यक्ति तो बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल विल पावर नहीं होती है इनमें, ना तो खुद और ना ही दूसरों के माध्यम से अपनी आंतरिक शक्ति को संभाल पाते हैं। कोई समझाएंगे भी तो भी नहीं वो अपनी विल पावर को रख पाते हैं, तो भी स्ट्रेंथ नहीं आती है उनमें। और एक स्वस्थ व्यक्ति संरचना के दुष्प्रभाव में वह हकीकत में हल्के दर्द को भी सहन नहीं कर सकते हैं। वे भय, दुख, लालच, दृष्टि और अभिमान के प्रति संवेदनशील होते हैं। बिल्कुल बहुत सेंसिटिव लोग होते हैं जो अवर सत्व वाले होते हैं। आहार शक्ति, किसी व्यक्ति की आहार शक्ति को 2 तरीकों से परीक्षण किया जा सकता है: अभ्यवहारण शक्ति यानी आहार संचय की शक्ति, और जरण शक्ति यानी पचन की शक्ति। किस अमाउंट में हम खाना खा रहे हैं, किस मात्रा में हम खाना खा रहे हैं, या कैसी हमारी अग्नि की शक्ति है, कैसी हमारी पाचन शक्ति है कि जो आहार हमने खाया उसको किस तरह से हम पचा पा रहे हैं, ये हमारी आहार शक्ति से जाना जाता है। अभ्यवहारण शक्ति अग्नि स्थिति पर निर्भर करती है। जैसी हमारी अग्नि होगी उस तरह से हम खाना खा पाएंगे। व्यायाम शक्ति, व्यायाम शक्ति का मूल्यांकन करते समय कार्यों को करने की क्षमता को महत्व देना चाहिए। किस प्रकार, किस स्ट्रेंथ से, किस एंथुजियाज्म से, किस एक्साइटमेंट से, किस कैपेबिलिटी से, कितने बल के साथ हम जो कार्य कर रहे हैं, हम जो काम कर रहे हैं, हम उसको कर पाते हैं, ये हमारी व्यायाम शक्ति को दर्शाता है। व्यायाम शक्ति की जांच कार्य करने की क्षमता द्वारा की जानी चाहिए। यह 3 प्रकार की होती है: प्रवर व्यायाम शक्ति, मध्यम व्यायाम शक्ति और अवर व्यायाम शक्ति। अच्छी व्यायाम शक्ति वाले व्यक्ति की अच्छी बल प्राप्ति होगी और इसलिए उसे उपचार को अच्छी तरह सहन करने की क्षमता होगी। इसके अलावा व्यायाम अग्नि बल को बढ़ाने में मदद करता है। इससे दवा के प्रकार की योजना बनाने में मदद मिलती है। देखिए, ये सब चीज़ें हमें जज करना इसीलिए ज़रूरी है ताकि जिस तरह का हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, जो भी हम उसके लिए ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल डिसाइड कर रहे हैं, वो हम उसके बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग ही बना पाएंगे। हमें अगर पंचकर्म में विरेचन करवाना है, वमन कराना है, तो हमें देखना पड़ेगा कि उस व्यक्ति का सत्व कैसा है, उस व्यक्ति का सार कैसा है, उस व्यक्ति की व्यायाम शक्ति कैसी है, कैसी उसकी बॉडी की स्ट्रेंथ है, वो सहन भी कर पाएगा इतने स्ट्रॉन्ग प्रोसीजर्स को कि नहीं। तो हमें उस हिसाब से ही उसकी मेडिकेशन को, उसकी डोज को, उसकी आगे की सब चीज़ों को प्लान आउट करना होता है। तो ये जानना सब कुछ बहुत ज़रूरी है दवा को डिसाइड करने में, दवा की योजना, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनाने में और उस व्यक्ति को एक अच्छा ट्रीटमेंट देने में। वय अब आती है। देखिए, वय यानी आयु। वय को शरीर की उस स्थिति के रूप में परिभाषित किया जाता है जो जन्म के बाद से बीत चुके समय की लंबाई के अनुरूप होता है। जन्म के बाद से अब तक कितना समय गया है वो हमारी वय होती है।
खगोलीय रूप से इसे 3 चरणों में विभाजित किया जाता है। आचार्य चरक के अनुसार जो बाल अवस्था है 16 वर्ष तक की होती है, मध्यम अवय जो होती है 30 से 60 वर्ष, और जीर्ण वय 60 से 100 वर्ष तक की। वय की परीक्षा से शरीर की स्थिति और दोषों को जानने में मदद मिलती है। जैसे हमने पहले भी डिस्कस करा था कि बाल अवस्था में कफ बड़ा होगा, मध्यम अवस्था में हमें पित्त स्ट्रॉन्ग मिलेगा, और जीर्ण अवस्था में या वृद्धावस्था में हमको वात स्ट्रॉन्ग मिलेगा। इस तरह की चीज़ें हमको एज से ही, एज फैक्टर जो है उससे ही हमको देखने को, पता करने को मिल जाती हैं। विभिन्न उम्र समूहों के लिए दवाओं का इलाज अलग होता है। वय की परीक्षा से शरीर की स्थिति और दोषों को जानने में हमको मदद मिलती है। कुछ उपचार प्रक्रियाएं बाल वृद्ध के लिए अनुचित होती हैं, जिनसे उनको बचाना चाहिए। कुछ ऐसे प्रोसीजर्स होती हैं, कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं, कुछ ऐसी औषधियाँ होती हैं जो बच्चों के लिए और बूढ़ों के लिए स्ट्रिक्टली मना की जाती हैं, प्रोहिबिटेड होती हैं। तो उनको जानने के लिए भी हमको पहले आयु का जानकारी, उसके वय की जानकारी, परीक्षा करनी ज़रूरी होती है। तो इस तरह से हमने ये आज का टॉपिक डिस्कस करा, जिसमें हमने 3 टॉपिक प्रकृति, विकृति और निदान के बारे में हमने बात करी। आई होप आप सबको ये समझ आया होगा, आज का चैप्टर आपके लिए इंटरेस्टिंग रहा होगा। प्लीज़ आप इसको स्टडी करिए, जो अपने क्वेश्चंस हैं उनको नोट डाउन करिए। कल आपको इसकी PDF फाइल रिसीव हो जाएगी। आप सभी के अब तक के जितने चैप्टर्स के डाउट्स रहे हैं उन सबको हम लेंगे, टेकअप करेंगे। इसका आगे का जो प्रोसीजर है वो आपको बता दिया जाएगा, किस तरह से आपको अपने क्वेश्चंस हम तक पहुंचाने हैं। इन सब का सोल्यूशन हम आपको ज़रूर देंगे। तो आज का हम चैप्टर यहाँ एंड करते हैं, एंड आई होप आप सभी के लिए ये बहुत नॉलेजफुल रहा होगा, बहुत आपको मज़ा आया होगा। So thanks for watching. Namaste.